हाँ तो विद्यार्थियों, ये बोर्ड परीक्षा चल रही है आपकी और सन 2022 लगा हुआ है। और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक 70 नंबर का है और कक्षा 10 की संस्कृत चल रही है विषय। और समय 3 घंटे 15 मिनट का है आपका पेपर। ठीक है। इसके आगे आपको एक मोटिवेशन देंगे आपके ज़िंदगी को बदलने के लिए, और उसी के तहत आपको पूरा व्याख्या सहित पूरी परिचय सहित संस्कृत का पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोटिवेशन आज का ये है विद्यार्थियों कि दीपचंद प्रजापति सर पढ़ा रहे हैं, डीसीपी सर, और डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मोमबत्ती के अंदर पिरोया गया धागा मोमबत्ती से पूछता है कि जब मैं जलता हूँ तो तू क्यों पिघलती है, यानी कि रोती है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती ने सुंदर जवाब दिया, कहा कि जब किसी को दिल के अंदर जगह दी हो और वो ही छोड़कर चला जाए तो रोना तो आएगा ही। तो कहने का मतलब कि आप भी एक स्टूडेंट हैं। जब तक आपकी ज़िंदगी नहीं बन रही तब तक आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा, और कठिन परिश्रम करने के लिए हमें लगातार प्यार, सपोर्ट और मेहनत की ज़रूरत होती है, और उसी मेहनत के चलते हम आप आगे विकास की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है। अब इसी की बात अब आपके टॉपिक संस्कृत के विषय पर पूरी व्याख्या सहित आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहेंगे। विद्यार्थी एक बात और कहना चाहेंगे, सर्वप्रथम क्लास अटेंड करने से पहले मेरे वीडियो को जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर किया जाए ताकि सभी विद्यार्थी इस क्लास को ले सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। तो विद्यार्थियों, आपके बीच खंड क है गद्य पद्य आसपाठ, यानी 35 अंक की क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि गद्य में यानी फर्स्ट वर्जन में है गद्य खंड का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद, जो कि 2 नंबर का आपका संदर्भ रहेगा और हिंदी में अनुवाद 5 नंबर का, यानी कि 7 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपका रहेगा पाठ सारांश, यानी ये जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और तीसरे नंबर पे पद्य में अगर आए तो पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या, यानी कि 7 नंबर का क्वेश्चन ये भी रहेगा। और दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो सूक्तियों की ससंदर्भ हिंदी से हिंदी में व्याख्या, यानी ये 3 अंकी का क्वेश्चन रहेगा। और तीसरे क्वेश्चन पर आएंगे तो किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ बताना होगा, जो कि ये 5 अंकी क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब आसु पाठ की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में, जो कि रहेगा आपको करना, ये कि 4 नंबर का रहेगा। और दूसरे नंबर पे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न संस्कृत में देना होगा, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो ठीक है, इसी अंकों को पूरा मिलाकर हमारा ये अंक बनता है 35 अंक। इतना आपको पढ़ के जाना है, तभी आपका 35 अंक पूरा का पूरा मिलेगा। तो ठीक है, ये हुआ 35 अंक। और अभी आपको बताएंगे 70 नंबर का पूर्णांक आपको बोर्ड पेपर की तरफ रहता है और 30 नंबर का पूर्णांक आपको स्कूल की तरफ से मिलता है। तो जानिए अब 35 अंक के कौन कौन से क्वेश्चन है, कहाँ से आपको पढ़ना है, पढ़ाएंगे अब हम, ध्यान से देखिए। तो विद्यार्थियों, खंड ख है आपके बीच व्याकरण अनुवाद रचना, यानी जो कि ये भी 35 अंक की क्वेश्चन है। और व्याकरण में अगर हम आएंगे तो हमारा फर्स्ट वर्जन में आएगा प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान, जो कि ये 2 अंक की क्वेश्चन है। और दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे संधि। ठीक है, जैसे मैं संधि में आपसे पहले में हल संधि, यानी मोनुस्वार अनुस्वारस्य यही परस वर्ण। दूसरे नंबर पे विसर्ग संधि, यानी विसर्जनीय सह सस जुसो रूह हस्चा, यानी ये 3 अंक के क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे आएंगे शब्द रूप। तो अ नंबर पे हमारा रहेगा पुल्लिंग पितृ गो राजन से पूछ सकेगा, और ब नंबर पे स्त्रीलिंग नदी धेनु वधु से, और स नंबर पे नपुंसकलिंग और वारी मनस किम यद, जो कि ये 2 नंबर की क्वेश्चन रहेगा। और चौथे नंबर पे आएंगे तो धातु रूप, यानी लट लिट लोट लंग तथा विधिलिंग लकारों में आपसे अ परस्मय पद, यानी भू पा वश स्था। ब में आएंगे तो आत्मने पद वधु जन, ठीक है, या वृद्ध जन। और स में आएंगे उभय पद, यानी नीदा। तो आपका ये क्वेश्चन 2 अंक की रहेगा। उसके आगे आपको बताते हैं, अभी 35 अंक हमारा पूरा नहीं हुआ है, जो कि हमारा पूरा हुआ है 2 3 5 2 7
7 2 9 अंक का क्वेश्चन हुआ है। तो ठीक है, अब आगे आपको बताएंगे। आगे आपके पीछे 5वां नंबर क्वेश्चन में रहेगा समास, यानी समासों के विग्रह सहित उदाहरण आप देंगे तो 2 अंक की क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जो कि अव्ययी भाव, द्विग और बहुब्रीहि समास से आपका क्वेश्चन पूछ सकेगा। 6वें नंबर पे आएंगे कारक विभक्ति। निम्न सूत्रों के आधार पर कारक विभक्ति का ज्ञान एवं प्रयोग, जो कि 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। और कर्तुरीप्सि ततम कर्म कर्मणि द्वितीया, जो कि साधकतम करणम से, और कर्क कर्णयोस तृतीया कर्मण्या यम भिप्रति ससंप्रदानम, चतुर्थी संप्रदान ध्रुवम पाए अपादनम। ठीक है, हम इसलिए धीरे धीरे बोले ताकि आप समझ सकें। अपादाने पंचमी, आधारो आधि, और करणम सप्तमाधिकरणे च मीन्स और होता। ठीक है, जो कि इस कारक विभक्ति से पूछ सकेगा, जो कि 2 नंबरिंग क्वेश्चन है। 7वां नंबर पे है आपका प्रत्यय, यानी त, त्वा, लियप, तुमुनु, टॉप, अनियर, यानी ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 8वें नंबर पर है वाच्य परिवर्तन, जो कि ये भी 2 नंबर का रहेगा। अनुवाद में आ जाएगा आपका हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, जो कि ये 6 नंबरिंग क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और रचना में आएंगे तो पहले नंबर पे निबंध कर्म से कम 8 वाक्य का आपको निबंध लिखना, जो कि 8 नंबरिंग का रहेगा। और जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं यातायात के नियम की जानकारी है तो प्रश्न निबंध के रूप में पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपका 8 अंक का क्वेश्चन केवल एक निबंध लिखना है। ठीक है, कम से कम 8 वाक्य का रहे। दूसरे नंबर पर रहेगा आपका संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना होगा, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है। ये हुआ हमारा 70 अंक का क्वेश्चन पूरा। अब हम आपको आगे बताते हैं, जो कि 30 नंबर प्रैक्टिकल आपके स्कूल से जो मिलता है, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। मैं आगे आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप पूरी तरीके से जान सके शुरुआत में, और अपने परीक्षाओं में इसी प्रकार से याद करके जाएं और आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आपको आगे बताते हैं। ध्यान रखिए कि आंतरिक मूल्यांकन में 30 नंबरिंग का क्वेश्चन आपके स्कूल से मिलेगा, जो कि शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक 2 माह में अंतिम सप्ताह में आपका 30 अंक का मिलेगा। तो प्रथम में अंक 10 नंबर का रहेगा, जो कि वाचन, वाद विवाद, भाषण और विचाराभिव्यक्ति आदि के ऊपर डिपेंड करता है टीचरों के प्रति। इस हिसाब से आपको नंबर 10 अंक का मिलता है। द्वितीय अंक में मिलेगा अंक जो 10 नंबर का व्याकरण संबंधी से आपके पूछा जाएगा। तृतीय अंक में मिलेगा सृजनात्मक, नाटक, कहानी, पत्र लेखन आदि के हिसाब से आपको 10 नंबर, यानी 30 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा। एग्जामिनर यानी टीचर आपके स्कूल के आपको देंगे, जैसा आपका व्यवहार, जैसा आपका कला, जैसे आपका अटेंडेंस, जैसा आपका पढ़ाई रहेगा, उस हिसाब से आपको 30 नंबर स्कूल के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अब आपको आपके विषय की ओर चलते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही अति आवश्यक है। आप पढ़ के जाएं और अपने परीक्षा में 70 में 70 अंक हासिल करें, और स्कूल में अच्छी व्यवहार कंडीशन के हिसाब से 30 नंबर स्कूल से भी, यानी 100 में 100 पा जाएं। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्लास की ओर। विद्यार्थियों का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ठीक है, अब देखते हैं कौन सा अनुवाद कहने के लिए कर रहा है। तो विद्यार्थियों आपके बीच ये क्वेश्चन मोस्ट है, जो कि आपके बोर्ड के लिए। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति, न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्योत्कृष्टकाव्येषु स एकतामो अस्ति। तस्यानवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशान्तरेषु प्रसिद्धास्ति। भारतदेशे जन्म लब्ध्वास्कवि कर्मणा देववाणी मिलिक्यूणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविरिति सर्वैराद्रियन्ते। इतना आपके बीच में का संदर्भ अनुवाद कहा है करने के लिए, जैसा कि 2013 और 2019 में पूछा गया है, और 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको पछताने का मौका मिलेगा। और आप पछताएंगे कि डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल पर अगर खास पढ़े होते तो आज ये पछताने का मौका न मिलता।
तो ठीक है, अब आपको पूरा सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद अब बताते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको संदर्भ बताना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित कवि कुल गुरु कालिदास शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इतना आप बताएंगे। उसके बाद आप प्रसंग में बताएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में कालिदास की प्रशंसा की गई है। और अनुवाद में आप बताना स्टार्ट करेंगे कि महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों के मुकुट व मणि है। अर्थात आगे देखिए, आगे श्रेष्ठ है। केवल भारत देश के ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार के उत्कृष्ट कवियों में से वे अद्वितीय हैं। उनकी निर्बल कीर्ति चंद्रिका देश देशांतरों में फैली हुई है और भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म यानी कविता में देशवाणी अर्थात संस्कृति भाषा की अलंकृत करते हुए वे केवल भारतवर्ष के ही कवि नहीं हैं अपितु विश्व कवि के रूप में सभी उनका आदर करते हैं। इतना आप बताएंगे। खट से आपको जो भी आपको नंबरिंग मार्किंग की गई है, खट से आपको 7 नंबर मिल जाएगा बिना कहे। ठीक है, तो इसी कड़ी के साथ अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जरा ध्यान दीजिए। आपसे अथवा में क्वेश्चन एक और देता है, यानी 2 क्वेश्चन देता है संदर्भ हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो बार बार तो मॉडल पेपर बनाना नहीं है। तो अथवा में आपसे ये भी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखिएगा, इसको भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो ये कह रहा है संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदयोचेति सर्वैरपि प्राच्य पाश्चात्य विद्येभिरकेषु रेरणारेरी क्रियते। भारतीय विद्या विशारदैस्तु संस्कृतं नानदैवी वाग्न्वाख्याता महर्षिभिः इति। संस्कृत भाषा ही गीर्वाणवाणीति नाम्ना सश्रुद्धं समामानता। ठीक है, इतना आपको अब संदर्भ अनुवाद करते हैं। तो विद्यार्थियों, आप संदर्भ बताइए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित संस्कृत भाषायाः गौरवम शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल आप सभी का वेलकम करता है और ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कर दीजिए, ताकि सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ सकें और अपने परीक्षा में अच्छा अंक हासिल कर सकें। किसी की भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, आपको प्रसंग बताते हैं कि प्रस्तुत गद्यांशों में संस्कृत भाषा की प्राचीनता और उसे देव भाषा होना बताया गया है। ठीक है, अनुवाद आप जानिए कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में से सबसे प्राचीन, अत्यधिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, अत्यंत और मधुर और सभी के मनों को हरने वाली है और ऐसी पूर्वी भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा एक स्वर से स्वीकार किया गया है। और भारतीय विद्वानों के द्वारा संस्कृत महर्षियों द्वारा दैवी वाणी कही गई है और इस प्रकार मानी गई संस्कृत भाषा देवताओं की वाणी इस नाम से श्रद्धा के साथ मानी गई है। ठीक है विद्यार्थियों, 2022 के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नहीं पछताने का मौका मिलेगा, बार बार कहता हूँ। और अब आपके बीच नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं, लाजवाब हैं, अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार मॉडल पेपर नहीं बनाना है। विद्यार्थियों, आपके भी 2 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक का सारांश हिंदी में लिखिए। जैसा कि किसी एक का सारांश हिंदी में हम लिख दे रहे हैं और बढ़िया से याद कर लीजिएगा, वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए आप। तो विद्यार्थियों, ये आपको नैतिक मूल्यांकन जो कि वेरी मोस्ट है 2022 के लिए 100% पूछा जाएगा। देख सकते हैं कि 2011, 2012, 2013
और 2014 और 2015, 2020 और 2022 के लिए भी वेरी मोस्ट है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आप हेडिंग डालकर अच्छे से हैंड राइटिंग में बताइए, हेडिंग डालिए पहले कि नीति का स्वरूप एवं नीति ग्रंथ। उसके बाद आप बताइए कि जिस मार्ग से कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुंदर और सफल होता है उसे नीति कहते हैं। नीतिपूर्वक व्यवहार से केवल मनुष्य या समाज का ही कल्याण नहीं होता, अपितु इसके अनुरूप आचरण करने से प्रजा, शासक और संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। प्राचीन काल से ही नीतिकारों ने नीति वाक्यों की रचना की, अतः साधारण लोन की या साधारण लोग की भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यों और श्लोकों को कंठस्थ करते हैं। चाणक्य नीति, विदुर नीति और विलोपाख्यान, पंचतंत्र और शुक्र नीति, नीतिसार आदि। और आगे आप कह सकते हैं कि नीति काव्य का मुख्य प्रयोजन। हेडिंग डालिए और बताइए कि किसी भी राष्ट्र के साहित्य में उसके प्रारंभिक काल से ही यह विश्वास प्रचलित था कि नीति परितोष काव्य का एक मुख्य प्रयोजन है, और इसलिए प्लेटो, अरस्तु और पेटर होरेस इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों ने भी काव्य के अनेकानेक प्रयोजनों में नैतिक विकास एवं संतोष को काव्य का एक मुख्य साधन माना है। इतना आप बताएंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे नैतिकता की आवश्यकता या नैतिकता की आवश्यकता, या हम ये कह सकते हैं नैतिक की अनुयास्तिकता। तो हम हेडिंग डालकर बताएंगे कि नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और नैतिकता से ही व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का कल्याण होता है। नैतिक आचरण से मानव में त्याग, तप, विनय, सत्य और न्यायोप्रियता आदि गुणों का विकास होता है, और इसके साथ ही व्यक्ति और समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त होते हैं। इतना आप बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे दूसरों का हित, यानी नैतिक आचरण का मुख्य उद्देश्य परहित साधन है, और नैतिक आचरणों से युक्त मनुष्य अपनी हानि करके भी दूसरों का कल्याण करता है। उसके बाद आप बताएंगे कि समाज में प्रचलित रूढ़ियों सबके हित के लिए नहीं होती है, और इसलिए प्रबुद्ध विद्वान उसका विरोध करते हैं और नवीन आदर्श स्थापित करते हैं, परंतु उनके आश्वासीन होते हैं। ठीक है, आप आगे हेडिंग डालकर लिख सकते हैं थोड़ा सा। और विद्यार्थियों, आपसे हम यही कहते हैं बार बार कि हैंड राइटिंग बैठाते हुए, हेडिंग डालते हुए अच्छे से लिखें, और पूरा का पूरा मैंने जितना आपको बताया है याद करके जाएं, ताकि पछताने का मौका न मिले। और जहां तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति सेवा अवश्य करिए। ठीक है, ठीक। उसके बाद आप बताइए विद्यार्थियों, धर्म की परिभाषा। धर्माचार्यों ने ये तो अब भी दैनी ही श्रेयस्य सिद्धि सह धर्म यानी कहकर धर्म की व्याख्या की है। जिस कर्म से मानव का इस लोक में कल्याण होता है और परलोक में उसे उच्च स्थान प्राप्त होता है, वह धर्म है। और मनु स्मृति में धर्म के 10 अंग बताए गए हैं। धृत, धैर्य, क्षमा, दान और अस्तेय, चोरी न करना, शौच यानी पवित्रता, और इंद्रिय निग्रह, धी यानी बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे धर्म और नीति। धर्म और नीति में आप कह सकते हैं कि तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ और करना और कराना, यानी गुरु माता पिता की सेवा, संध्या वंदना और 16 संस्कार मुख्य रूप से धर्म के वाचक हैं, और इन कमी में नीति का मिश्रण और नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। इतना बताएंगे, खट से आपको नंबर का पूरा ऐड हो जाएगा और आप अपने क्लास में टॉप करने की उम्मीद में रहेंगे। तो आपको 4 नंबर खुशी खुशी एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और थैंक फॉर वाचिंग। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अन्यथा डिसलाइक करिए, और मेरी वीडियो जहाँ तक हो सके सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर कीजिए, और नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके नोटिफिकेशन पर खट से मेरा वीडियो पहुंच जाए और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।